अब इसके बाद फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका। फ्रांस एवं दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस एवं दक्षिण अफ्रीका। फ्रांस से दो बातें हैं। जो हमारे देश में रिपब्लिक व्यवस्था है, जिसको अभी प्रस्तावना में आप पढ़ेंगे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये कहां से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया। कहां से? गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। और फ्रांस से ही लिया गया है। प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। बंधुत्व, समता और स्वतंत्रता, ये 3 शब्द आपकी प्रस्तावना में मिलेंगे। ये तीनों शब्द फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं और फ्रांस से ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से केवल 2 चीज है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन नहीं, नामांकन लिया गया है आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको 2 दिनों का अवकाश भी मिला, 1 दिन का शायद संडे को अवकाश रहा आपका, तो आपको उसके पहले मैंने अनुसूची और भाग पढ़ाया था। अब कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, पूरे घटना चक्र में जितने क्वेश्चन थे सॉल्व कर लिया। अनुसूची और भाग, अनुसूची और भाग में कितने, अनुसूची और भाग में जितने प्रश्न थे उसमें से कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया गया है? सब सॉल्व कर लिया या नहीं? साक्षी जी, अगर आपने सॉल्व किया सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो गए कि कोई क्वेश्चन आईएएस के या किसी और परीक्षा के छूट रहे थे? आईएएस से लेकर अलग अलग स्टेट पीसीएस तक सारे क्वेश्चन अनुसूची और भाग के पूरे हो गए? कहीं कोई दिक्कत आई किसी को एक सिंगल क्वेश्चन में पढ़ाने के बाद? इसलिए आप समझ, नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। साक्षी जी, ऑल क्वेश्चन हो गए, सब इजी लग रहा था सॉल्व करने पर? केवल यही लग रहा था कि अभी तक पॉलिटी में जितना पढ़ा है सब सॉल्व हो जा रहे हैं? आपको तो पढ़ा बहुत दिया गया ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सीएजी, राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब क्वेश्चन हो जा रहे हैं। क्षमता, क्षमता, इक्वलिटी, एग्जाम आप समीक्षा अधिकारी के देने जा रहे हैं ना, बाकी पीसीएस के भी सॉल्व हो जा रहे हैं ना, पीसीएस के भी सॉल्व हो जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आज जाके संविधान के स्रोत का सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, देखिएगा संविधान सब स्रोत क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं कि नहीं। करंट में डर लग रहा है तो केवल सुबह 7 बजे यूट्यूब पर जो क्लास होती है हमारी करंट अफेयर की, हम ही इसको पढ़ाते हैं, वो क्लास रेगुलर करते रहिए, जितना कराते रहे वो करते रहिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, पीडीएफ टेलीग्राम में मिलता है उसका। 1 महीने करके देखिए, करंट अफेयर से डर खत्म हो जाएगा आपका। किसी का भी करंट अफेयर में अगर डर होगा
सुबह जो 7 बजे करंट अफेयर की क्लास पढ़ाता हूं बस वो करिए केवल। साउथ अफ्रीका में लास्ट में नरेंद्र भैया देखता हूं, ये राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, ठीक। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है जो कि संविधान के स्रोत से बहुत कम, भाग से भी बहुत कम, अनुसूचियों से भी बहुत कम, अब तक पिछले 20 सालों में 16 सवाल पूछे गए हैं वहां से, लेकिन फिर भी आने की संभावना बनी रहती है। आपके प्री का वो टॉपिक है, मेंस में भी वो आता है, उसका नाम है नागरिकता। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको नागरिकता। बिल्कुल कोई बैरियर नहीं बन रहा है, सैकड़ों छात्र चयनित हो रहे हैं, ये आपका खुद अपने आप में आप बैरियर है। जिसको ये लगता है कि यूपीपीसीएस में हिंदी मीडियम बैरियर बन रहा है, वो खुद अपने आप के कैरियर का बैरियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूर्णतः गलत है। आईएएस में बैरियर है, पीसीएस में जो मेहनत करेगा आराम से, सैकड़ों बच्चे चयनित हुए हैं, हमारे स्टूडेंटों में सब चयनित हुए हैं, सब हो रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अभिषेक प्रियदर्शी हिंदी मीडियम चयनित है, 6 रैंक प्रवीण यादव चयनित है, आकांक्षा पासवान मेरी ही स्टूडेंट नायब तहसीलदार चयनित है। ऐसे सैकड़ों बच्चों को जानना जो हिंदी माध्यम से चयनित है, क्यों परेशान हो रहे हैं, दूसरों को कहने में क्यों आते हैं, एक्सक्यूज क्यों जीवन में ढूंढते हैं। एक्सक्यूज मत ढूंढिए जीवन में, ये कहिए कि अगर एक बच्चा चयनित होगा तो मैं भी होऊंगा, वो एक बच्चा मैं ही रहूंगा, ये कॉन्फिडेंस से पढ़ाई की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, बैरियर स्वयं आप अपने आप में खुद हैं। इसलिए ये नकारात्मकता हटाइए जीवन से। कब तक ये इसको ढूंढते रहेंगे जीवन में, न पढ़ने का न करने का। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचिए। एक बच्चा भी चयनित होगा तो ओ मैं हूंगा एक बच्चा, ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए आपका। और पीसीएस में तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट है, 163 बच्चों का तो मॉक इंटरव्यू दिया गया है, हिंदी माध्यम के बच्चे जाके इंटरव्यू दिए 163 बच्चों का डीएसएल में ही। इसलिए बिल्कुल इसके लिए मत डरिए कि पीसीएस के लिए कोई हिंदी माध्यम का व्यक्ति पीसीएस नहीं बन पाएगा, बनेगा, मेहनत करिए, उस लेवल पे आंसर लिखिए। जब अपनी इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़े में करना चाहेंगे तो बैरियर बनेगा। जिसको इतना पढ़ना है उसके लिए भी इतना पढ़ना चाहेंगे तो बैरियर बनेगा। जब तक सही समझ नहीं आएगी तब तक बैरियर बनेगा ना। अब इसको किस लेवल पे पढ़ना था उसको बैरियर बनेगा। प्रीति जी देखिए, जैसे अल्प ज्ञानम विशाल काया, अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, इन्होंने क्या लिखा है, सर आर्टिकल बहुत कम बताते हैं। आर्टिकल कहां आता है पता है, आर्टिकल कहां आता है, 1 से लेके 51 तक सारा आर्टिकल आता है। 90% आर्टिकल यहीं से आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ये भी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ये मैंने पढ़ाया ही नहीं है। राष्ट्रपति में 52 से लेकर 365 तक के जो आर्टिकल है, यहां से 25 आर्टिकल आते हैं। कौन सा आर्टिकल नहीं बताया आपको, प्रीति जी बताइए। बगैर किसी मूल्यांकन के, बगैर किसी जानकारी के, परीक्षा का पेपर देखे बगैर कि क्या आर्टिकल हमसे पूछा गया है, इमरान सर ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया है, उसमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा नहीं बताया है, अनावश्यक डायरेक्ट दे दें आपको, बेवजह आपको हम तथ्य रटा दें, लूसेंट की तरह, वनडे एग्जाम की तरह, ग्रुप डी की तरह। ऐसा नहीं करना है ना, इसी से बचना है। यही समझाते समझाते हम लोग थक जाते हैं हिंदी माध्यम के बच्चों को, ऐसा करो मेरे भैया। लेकिन वो जाते जाते जब बैच खत्म हो जाता है, जब परीक्षा में जाके बैठते तब उनका दिमाग खुलता, नहीं सर बहुत सही बताया, अब समझ में आया। लेकिन जब तक बैच चलता रहता है लड़ते रहते हैं ऐसे, जैसे भी प्रीति जी करने, सर आर्टिकल बहुत कम बताते हैं, जितना बताते हैं वही आएगा, अनावश्यक हम कोई नहीं बताते। संविधान में 395 आर्टिकल लिखे गए हैं, आज 450 से अधिक हो गए हैं। सारे आर्टिकल एग्जाम में नहीं पढ़ना है। कितने पढ़ना है, 150 आर्टिकल कम से कम आपको अगर तैयार है, मैक्सिमम 100 भी तैयार है तो आप लिख लेंगे। और जिसमें से 1 से 51 तक पूरा आर्टिकल पढ़ना होता है। जब आपको भाग 1 पढ़ाया जाएगा राज्यों का पुनर्गठन, तो 1 से 5 पूरा पढ़ाया जाएगा। अभी नागरिकता पढ़ाएंगे तो 5 से लेकर 11 तक सारे आर्टिकल याद करेंगे। जब मूल अधिकार पढ़ेंगे 12 से लेकर के 35 तक एक सिंगल आर्टिकल नहीं छोड़ा जाएगा। जब आप मूल निदेशक तत्व पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 तक पूरा पढ़ाया जाएगा। बाकी राष्ट्रपति के 25 आर्टिकल याद कराए हैं, उपराष्ट्रपति में 3 आर्टिकल याद कराए हैं, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्यमंत्री और न्यायपालिका से लेकर कम से कम 20 से 25 याद कराए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल के लिए मत परेशान हुई है। वो लूसेंट वाले लटा रटा देते हैं आर्टिकल, आपको ये आर्टिकल रट डालो, ये भी रट, क्यों रटेंगे फालतू।
और जितना पढ़ा दूं एक क्वेश्चन आर्टिकल का बाहर से आ जाएगा, बता दीजिएगा ये क्वेश्चन आ गया लेकिन हमारा एग्जाम में नहीं हुआ। जितने क्वेश्चन करते आ रहे हैं, जो जो टॉपिक पढ़ाए गए, कोई आर्टिकल का क्वेश्चन छूट रहा है आपका? आर्टिकल क्वेश्चन हो जा रहे हैं ना। आर्टिकल कहां से पढ़ा जाता है पता है? आर्टिकल 1 से लेकर के 72 तक पूरा याद होना चाहिए। ये 70 आर्टिकल पूरा याद होना चाहिए। 52 से लेकर 62 तक याद है ना? उसको रिवीजन कराए कि भूल गए उसको? 52 में क्या है, 53 में क्या, एक एक आर्टिकल पढ़ाया गया है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। हिंदी माध्यम में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को केवल पढ़ाने नहीं होता है, उनको ठोक ठोक के, बजा बजा के, डांट डांट के समझाना भी होता है, ऐसे करो। लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो जिद पे अपने ही रहेंगे, ना हम ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद भी वो रास्ते तक नहीं आते, जो आ जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं हिंदी माध्यम का परिणाम क्या है। अब देखिए आर्टिकल पे ही परेशान है प्रीति जी का, आर्टिकल कम बताते हैं इमरान सर। आर्टिकल हम जितना बता देंगे, एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं छूटेगा, किसी भी परीक्षा में आईएएस तक नहीं छूटेगा। समीक्षा अधिकारी तो दूर की बात है, लेकिन जितना बता रहे उतना तैयार कर ले। जितना बताया उसमें से आधे 50% भी नहीं होगा। और अभी आपको कम से कम 60 आर्टिकल याद कराए जाएंगे मूल अधिकार तक पूरा आपको। तो इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए, पूरा भरोसा रखिए, जितना बता रहे हैं उतना अगर आप तैयार कर लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन छूटेगा तो आप हमसे आकर कहिएगा। समीक्षा अधिकारी में नहीं जाकर पीसीएस देकर आइए, मन हो तो आईएएस में जाकर बैठ जाइए। पॉलिटी का क्वेश्चन अगर आपको फंसा देगा तो मेरे पास आइएगा कि आपने पॉलिटी पढ़ा हूं, मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ है। लेकिन धैर्य रखिए, जैसे जैसे समय बीता जा रहा है 90% लोग समझते जा रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग अभी भी हैं जो लास्ट में आए, वो नहीं समझ पा रहे, थोड़ा टाइम लगेगा उनको, लेकिन लास्ट तक समझ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक है आपका नागरिकता। देखिए नागरिकता होता क्या है? राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों की वह स्थिति, परिभाषा नहीं आएगी, जानकारी के लिए बता रहे ताकि इसका कॉन्सेप्ट बने आपका। राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों की वह स्थिति जिस स्तर पर व्यक्ति को राज्य के द्वारा दिए गए सारे नागरिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं और व्यक्ति की देश के प्रति, संविधान के प्रति और राष्ट्र के प्रति निष्ठा होती है, तो वह संबंध का स्तर नागरिकता कहलाता है। तो नागरिक होने का मतलब है कि देश के द्वारा दिए जाने वाले संवैधानिक और सभी नागरिक अधिकार आपको प्राप्त होने चाहिए। और आपका कर्तव्य देश के प्रति क्या होना चाहिए कि देश के प्रति उसके संविधान, उसके विधि, उसके नियम और उसके राष्ट्रीयता के प्रति आपके निष्ठा का भाव होना चाहिए। और जब राज्य और व्यक्तियों के बीच का संबंध का ये रिलेशन का स्तर होता है, यही स्तर क्या कहलाता है? नागरिकता या सिटीजनशिप कहलाती है। और जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय 3 प्रकार से नागरिकता का प्रावधान था। एक नागरिकता होती थी एकल नागरिकता, एक नागरिकता होती थी एकल नागरिकता, एक होती थी दोहरी नागरिकता, एक होती थी दोहरी नागरिकता और एक होती थी तिहरी नागरिकता। तिहरी नागरिकता, अब ध्यान से समझिएगा। एकल नागरिकता, अगर एकल नागरिकता की बात की जाए तो एकल नागरिकता का मतलब होगा कि व्यक्ति केवल अपने देश की नागरिकता प्राप्त करेगा, व्यक्ति केवल अपने देश की नागरिकता प्राप्त करेगा। और दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ कि व्यक्ति देश प्लस राज्य, देश प्लस राज्य दोनों की नागरिकता प्राप्त करेगा, पहले अपने देश की फिर उसके बाद राज्य की। और जो तिहरी नागरिकता है, और जो तिहरी नागरिकता है, इसमें व्यक्ति पहले अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, फिर अपने प्रांत की, फिर अपने जिले की, 3 नागरिकता प्राप्त करता है। और जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, ये तीनों नागरिकता के प्रावधान खुले थे।
चाहे भारतीय संविधान निर्माता एकल नागरिकता के प्रावधान को अपना लेते, या वह दोहरी नागरिकता को अपना लेते, या फिर वो अपने तिहरी नागरिकता को अपना लेते, उनके पास सभी विकल्प था। लेकिन जब आपको भारतीय संविधान, अभी संविधान सभा का गठन में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय पहले संविधान निर्माता राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में थे, राज्यों को पूरी शक्ति देने के पक्ष में थे। लेकिन जैसे ही सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो हमारे संविधान निर्माताओं की राय बदल गई, क्योंकि ऐसी घटना घट गई। इस घटना के घटने के पश्चात हमारे संविधान निर्माता ये सोचने लगे कि किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में ऐसी व्यवस्था बनाना है ताकि एक मजबूत केंद्र की स्थापना हो सके। और ऐसी सोच के भीतर हमारे संविधान निर्माताओं को यह डिसीजन लेना था इसके बीच कि एकल नागरिकता का प्रावधान किया जाए कि दोहरी नागरिकता का कि तिहरी नागरिकता का। अब अगर इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, ये फैक्ट नहीं है, ये है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम ना भी बताएं तब भी आप तय कर लेंगे तो कौन सी नागरिकता को हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया होगा। क्योंकि देखिए, जितने संक्षिप्त स्थानों पर जाएंगे, छोटे स्थानों पर, उतनी ही आपकी प्रेम की भावना छोटी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आपके गांव से निकलकर एक तहसील में जब आप खड़े होते हैं तो आपके गांव का कोई व्यक्ति इसी तहसील में मिल जाए तो इसके प्रति आपकी निष्ठा होगी, आपको लगता है ये मेरे गांव का आदमी है। और इससे निकल करके जब आप किसी दूसरे शहर में चले जाएं और उस शहर में जाने के बाद अगर मान लीजिए आप कानपुर के हैं और वहां कोई एक व्यक्ति कानपुर का मिल जाए तो आप क्या बोलते हैं, ये भी हमारे कानपुर का है। तो साथ ही बैठते हैं, साथ ही लाई चना भुना के खाते हैं, साथ ही रहते हैं, कहते हैं वापसी में साथ ही की बस से चलेंगे हम लोग। और लेकिन यूपी का कोई लड़का बीपीएससी देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए जब बिहार जाएगा, बिहार के छपरा में बैठकर स्टेशन पे इंतजार करता रहेगा और वहां कोई एमपी का बच्चा है, कोई झारखंड का, कोई छत्तीसगढ़ का और कोई ओडिशा का, जब वहां कोई बोलेगा भैया हम भी यूपी वाले हैं, तब लगता है कि हमारा घर चला आया समझे छपरा में, तब आपका यूपी वाला भी अपना लगता है। लेकिन सोच के देखिए, जब यहां से बाहर निकल करके आप जाके न्यूयॉर्क के किसी शहर में, अमेरिका में बैठ जाइए, वहां तंजानिया का भी व्यक्ति हो, वहां चाइना का व्यक्ति हो, रशिया का हो, जापान का हो, और उसी में एक चीख आ जाए मैं तो भारत के अरुणाचल प्रदेश से हूं, केवल इतना बोल दे कि मैं भारत से हूं तो लगेगा कि हमारे परिवार का सदस्य आ गया भारत बोलने से। ये क्या हो रहा है? ये समय के साथ जो परिवर्तन वाला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये व्यवहारिक में होता है या नहीं होता है? निसंदेह होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे व्यापकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे राष्ट्र की भावना का भी व्यापकता होती है। पहले आपका प्रेम केवल गांव तक सिमट कर रह गया, जब तहसील तक आपकी निष्ठा थी, फिर शहर तक, फिर प्रांत तक, आज देश के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा यदि देश के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई, पहले भारत की फिर उत्तर प्रदेश की नागरिकता, तो वो उनके पास मन में सारी भावना यूपी की रहेगी, बस यूपी जीतना चाहिए, यूपी का विकास होना चाहिए। इससे क्या फैलेगा? क्षेत्रवाद फैलेगा, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा होगा। और उसके बाद कहीं तिहरी नागरिकता को अपना ली जाती, तब तो भैया कहते हम तो यूपी में प्रतापगढ़ जिले से हैं, प्रतापगढ़ का विकास होना चाहिए, हम मैंने को क्या पता कि बुंदेलखंड में क्या हो रहा है या नोएडा गाजियाबाद में क्या हो रहा है, हमसे क्या लेने देना। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने न तो तिहरी नागरिकता को अपनाया और न ही दोहरी नागरिकता को अपनाया, बल्कि उन्होंने एकल नागरिकता को अपनाया कि भारत के सभी नागरिक केवल भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे, ताकि उनके दिल में, उनकी आत्मा में केवल राष्ट्र की भावना रहे। इससे देश की एकता और अखंडता सुरक्षित बनी रहेगी। इस आधार पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के संबंध में ब्रिटेन से अपनाया। अभी कुछ देर पहले आप पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। क्या? एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो ये मैंने केवल अभी नागरिकता की पृष्ठभूमि समझाई कि भारतीय संविधान के भीतर कौन सी नागरिकता को अपनाया गया है और किसे अपनाया गया और क्यों अपनाया गया है। क्या ऐसा कारण था हमने दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया?
क्या ऐसा कारण था हमने तिहरी नागरिकता को नहीं अपनाया? इन सब के बीच हमने एकल नागरिकता को ही क्यों चुना? इसका तर्क देके मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान की तरफ आगे बढ़ूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। एक सेकंड। चलिए, अब देखिए नागरिकता का संवैधानिक प्रावधान। नागरिकता का संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा स्रोत, फिर पूछा जाएगा नागरिकता, फिर पूछा जाएगा प्रावधान, फिर पूछा जाएगा अनुच्छेद। स्रोत, नागरिकता को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और प्रावधान नहीं बल्कि यहां भाग लिखिए। भाग कौन सा है? नागरिकता को किस भाग में रखा गया हमारे संविधान के? भाग 2 में, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किस अनुच्छेद में रखा गया है? 5 से 11 के मध्य, 5 से 11 के मध्य। इसे नोट करिए पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। दूसरा, कौन सी नागरिकता को अपनाया गया है? एकल। नागरिकता को किस भाग में रखा गया है? 2 में। किस अनुच्छेद के मध्य रखा गया है? 5 से 11। अब नागरिकता के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, नागरिकता के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद। नागरिकता के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद।
अब देखिए इत्तेफाक से आज ही आपने प्रीति जी याद किया अनुच्छेद को, आज ही से अनुच्छेद की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब यहां से अनुच्छेद अनुच्छेद ही पढ़ना है आपको, 5 से लेकर के 51 तक, एक भी सिंगल आर्टिकल 55 आर्टिकल पढ़ने हैं आपको अब यहीं से। और आज ही आप आर्टिकल याद कर रही थी कि इमरान सर आर्टिकल कम पढ़ाते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, उसके बाद अनुच्छेद 6, फिर उसके बाद अनुच्छेद 7, फिर उसके बाद अनुच्छेद 8, फिर उसके बाद अनुच्छेद 9, फिर उसके बाद अनुच्छेद 10, उसके बाद अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है पहले इसे समझिए। अनुच्छेद 5 में लिखा है, सबसे पहला आर्टिकल आपका क्या लिखा है, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता का प्रावधान कैसा होगा, यह अनुच्छेद 5 में लिखा है। संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान, संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान, यह अनुच्छेद 5 में लिखा है। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान से प्रवर्जन करके भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, पाकिस्तान से प्रवर्जन करके भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान, व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान। और अनुच्छेद 7 में क्या है, यही सेम चीज है, लेकिन अब भारत से प्रवर्जन करके पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। भारत से प्रवर्जन मतलब प्रस्थान करके, प्रवर्जन करके पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान। और उसके पश्चात अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 8 में लिखा गया है, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में जाके बस गए उनके नागरिकता का प्रावधान, ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में बस गए उनके नागरिकता का प्रावधान, उनके नागरिकता का प्रावधान। फिर से देखिए अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है, संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान क्या होगा, ये 5 में लिखा है। 6 में क्या लिखा है, पाकिस्तान से प्रवर्जन करके जो भारत आए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। 7 में क्या लिखा है, भारत से प्रवर्जन करके जो पाकिस्तान गए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान क्या होगा। और अनुच्छेद 9 में क्या लिखा गया है,
कि भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में जाकर बस गए, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा होगा इसको नोट कर लीजिएगा, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में जाके बस गए उनके नागरिकता का प्रावधान। और उसके बाद अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 में क्या है? इसमें लिखा गया है भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। भारत के सभी नागरिकों के, भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का बना रहना, भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, ये कहां पर है? अनुच्छेद 10 में है। और सबसे अंतिम आर्टिकल क्या होगा? अनुच्छेद 11 होगा। अनुच्छेद 11 सबसे अंतिम आर्टिकल होगा। और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा, संसद के पास होगा। ये याद करिए 6-7 आर्टिकल। 8-9 में समझ में नहीं आया? फिर से बता दें। 8 और 9 फिर से सुनिए ध्यान से। 9 कहां गया? ये 8 और 9 तो लिखा ही नहीं भाई मैंने, अभी 8 लिखा है, ये तो 8 का है, 9 छूट गया आपका। 9 में ये लिखा गया है, 9 छूट गया है आपका, 9 में फिर लिख रहा हूं, ऐसे नागरिक, ऐसे नागरिक जो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे, जो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे, ऐसे नागरिक ऐसे नागरिक ध्यान से, ऐसे नागरिक जो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे उनकी भारत की नागरिकता, उनकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए, फिर से मैं दोहराता हूं, हो जाएगी। 5वां समझ में आया? संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में। पाकिस्तान से प्रव्रजन कर भारत आए हुए व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में। और भारत से प्रव्रजन करके पाकिस्तान में गए लोगों के नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में। 5, 6, 7 क्लियर? अब 8 सुनिए, ध्यान से सुनिए। 8 में लिखा गया है कि भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में बस गए उनके नागरिकता का प्रावधान। भारतीय मूल के ऐसे लोग जो बाद में जाकर विदेशों में बस गए उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान होगा, वो 8 में लिखा गया है। तो 9 में क्या लिखा गया है? 9 में यह लिखा गया है कि ऐसा कोई भारतीय व्यक्ति जो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेगा, उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो 10 में क्या लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उनको संविधान के द्वारा मिलने वाले किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भारत के जितने भी नागरिक होंगे, संविधान के द्वारा जितने भी अधिकार उनको दिया गए हैं, उन अधिकारों को उनको वंचित नहीं किया जाएगा, वो सारे अधिकार उनको मिलेंगे। और सबसे अंतिम आर्टिकल के रूप में क्या है? और सबसे अंतिम आर्टिकल के रूप में यह है कि नागरिकता के संबंध में जब कानून बनाने की बात आएगी तो यह शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। ये आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक। 7 अनुच्छेद हैं, इसको याद करिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 7 आर्टिकल आपको यहां याद करने हैं। ठीक है? तो अब मुझे थोड़ा सा कहीं निकलना है, इसके लिए माफी चाहूंगा। इसलिए क्लास आपके 1 घंटे की है और मैं इसी के आगे अब कल से आपको बताऊंगा कि संसद ने क्या नागरिकता के संबंध में कानून बनाया, उस कानून में कितनी बार अब तक संशोधन हुआ, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है,
कितने प्रकार से नागरिकता को त्यागा जाता है और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के क्या प्रावधान है, नागरिकता के संबंध में संसद ने पहली बार कानून कब बनाया, उस नागरिकता के संबंध में कितनी बार अब तक संशोधन हुआ, इन सभी बिंदुओं को मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, तो ये आर्टिकल तक आज हम कहानी रोक रहे हैं आपकी। बाकी संविधान के स्रोत के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके कल आइए। कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमसे बताइए। नागरिकता का क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व करेंगे, कल जैसे ही नागरिकता 15-20 मिनट में क्लास में समाप्त होगा, मैं क्लास में ही सॉल्व कराऊंगा कि सॉल्व करके तुरंत बताइए कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है नागरिकता का। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। कल संविधान के स्रोत के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बताइए सारे क्वेश्चन हुए या नहीं। थैंक यू वेरी मच।